नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। इस वीडियो में आप देखेंगे LDCE कोटास ऑफ इलेक्ट्रिक RS के तहत हुए JEE परीक्षा का शेष क्वेश्चन। पिछले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चन देखा था और बाकी का क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बैकलेस टर्म संबंधित है। याद रखेंगे, बैकलेस टर्म गियर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिताची मोटर की सस्पेंशन बियरिंग में कौन सा लुब्रिकेंट पड़ता है। तो याद रखेंगे, हिताची मोटर की सस्पेंशन बियरिंग में सर्वो RR3 लुब्रिकेंट पड़ता है। अगला प्रश्न है, WAP4 के एक्सल बॉक्स में कौन सी बियरिंग यूज होती है। याद रखेंगे, WAP4 के एक्सल बॉक्स में रोलर बियरिंग प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, माइनर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में से चूज करना है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 2 सेट पास रोकने के लिए। याद रखेंगे, माइनर पेनल्टी लगाई जा सकती है 2 सेट पास रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, Q30 किस सर्किट में लगी है। याद रखेंगे, रिले Q30 ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है। तो याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य ट्रांसफार्मर को नमी से बचाना है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग इंसुलेशन एवं कूलिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर की रेटिंग kVA अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, WAG9 का हॉर्स पावर है। तो याद रखेंगे आप, WAG9 6120 हॉर्स पावर का है। अगला प्रश्न है, पार्किंग ब्रेक किस लोको में लगा होता है। तो याद रखेंगे, पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से चूज करना है, इसीलिए WAP5 ओनली होगा। अगला प्रश्न है, WAG9 में अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट लगता है। तो याद रखेंगे, WAG9 में अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट 258 किलो न्यूटन लगता है। अगला प्रश्न है, WAG9 में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट दिया जाता है। याद रखेंगे, WAG9 में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट 458 किलो न्यूटन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, WAG9 लोको में A9 की कितनी पोजीशन है। याद रखेंगे, WAG9 लोको में A9 की कुल 6 पोजीशन है। इनिशियल, रिलीज, मिनिमम रिडक्शन, फुल एप्लीकेशन, मैक्सिमम रिडक्शन और इमरजेंसी। अगला प्रश्न है, WAG9 लोको का TI अर्थात ट्रिप इंस्पेक्शन कितने दिन में किया जाता है। याद रखेंगे, WAG9 लोको का ट्रिप इंस्पेक्शन 45 दिनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, HB1 को कहते हैं। याद रखेंगे, HB1 को ऑक्सिलरी क्यूबिकल कहते हैं, जबकि SB1 को कंट्रोल क्यूबिकल कहते हैं। या आपको HB2 या HB1 दिया रहेगा तो कंट्रोल क्यूबिकल 1 या 2 और ऑक्सिलरी क्यूबिकल 1 या 2 होगा। अगला प्रश्न है, WAG9 का IA होता है। याद रखेंगे, WAG9 का IA 60 दिन में होता है। IA, IB, IC, I0 ये सब इंस्पेक्शन का शेड्यूल है। अगला प्रश्न है, हार्मोनिक फ़िल्टर लगा है। तो याद रखेंगे, हार्मोनिक फ़िल्टर MR1 अर्थात मशीन रूम 1 में लगा हुआ है। मशीन रूम 1 कहने का मतलब हुआ वर्किंग कैब 1 साइड से LP साइड मशीन रूम 1 और ALP साइड मशीन रूम 2 तथा हार्मोनिक फ़िल्टर का रेसिस्टेंट लोको के छत पर लगा होता है। अगला प्रश्न है, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 को लगाया गया है। याद रखेंगे, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 को MR2 में लगाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, ABB लोको में सिंगल फेज से चलने वाली कितनी ऑक्सिलरियाँ हैं। याद रखेंगे, ABB लोको में सिंगल फेज से चलने वाली कुल ऑक्सिलरियाँ 4 है। अगला प्रश्न है, PT फ्यूज कितने एम्पियर की होती है। याद रखेंगे, PT फ्यूज 2 एम्पियर की होती है, जो न्यूमेटिक पैनल पर लगी होती है। याद रखेंगे आप, CCBA बैटरी का मेन फ्यूज 35 एम्पियर, CCRA1 CCRA2 कैब हीटर का फ्यूज 16 एम्पियर, CCPT 16 एम्पियर जो पेंटो तथा कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है,
और बाकी सभी 6 एम्पियर का होता है। CCLS सिग्नलिंग कंट्रोल सर्किट का फ्यूज 10 एम्पियर का होता है। याद रखेंगे 35 एम्पियर, 16 एम्पियर और 10 एम्पियर, बाकी सब 6 एम्पियर का। अगला प्रश्न है सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग की संख्या है। याद रखेंगे सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है CNG का अर्थ है। याद रखेंगे CNG का अर्थ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला प्रश्न है WAG9 का TOH होता है। TOH याद रखेंगे आप WAG9 का 3 वर्ष के बाद होता है, इसमें आंसर गलत दिया गया है। और WAG7 का 2 वर्ष बाद होता है। TOH अर्थात टर्न ओवरहॉलिंग और POH अर्थात प्योरिटी ओवरहॉलिंग होता है। POH याद रखेंगे आप WAG7 का 10 वर्ष के बाद होता है और WAG9 का 18 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न है कूलिंग मोड से आप क्या समझते हैं। दिए गए ऑप्शन में कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कूलिंग मोड कैसे किया जाता है। तो कूलिंग मोड में करने के लिए BL की को D से ऑफ पर, ऑफ से C पर, C से ऑफ पर और पुनः ऑफ से C पर करना होगा। जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तब कूलिंग मोड में किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 कौन सी सब सिस्टम से संबंधित है। याद रखेंगे आप ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 सब सिस्टम SS06 से संबंधित है और SS07 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, SS08 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, SS09 बैटरी और SS10 ब्रेक सिस्टम होता है। SS01 मेन पावर, SS2 ट्रैक्शन बोगी 1, SS03 ट्रैक्शन बोगी 2, SS4 हार्मोनिक फिल्टर और SS5 होटल लोड। अगला प्रश्न है OHE का फुल फॉर्म है। तो याद रखेंगे आप OHE का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कैटनरी वायर में कितने स्ट्रैंड होते हैं। तो याद रखेंगे कैटनरी वायर में कुल 19 स्ट्रैंड होते हैं। अगला प्रश्न है TSS OHE में सप्लाई देता है। याद रखेंगे TSS OHE में 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज AC सप्लाई देता है। अगला प्रश्न है न्यूट्रल सेक्शन पर DJ नहीं खुलने पर रिले ड्रॉप करती है। याद रखेंगे न्यूट्रल सेक्शन पर DJ नहीं खुलने पर WPR रिले ड्रॉप करती है। अगला प्रश्न है ट्रैक्शन बोगी का सिस्टम है। आंसर इसमें गलत दिया गया है। तो याद रखेंगे आप ट्रैक्शन बोगी का सिस्टम है SS02 एवं SS03। याद रखेंगे SS02 ट्रैक्शन बोगी 1 और SS03 ट्रैक्शन बोगी 2 का सब। अगला प्रश्न है ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करने का स्विच है। तो याद रखेंगे ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करने का स्विच 154 है। 154 स्विच को बोगी कटआउट स्विच कहते हैं। इसका पोजीशन होता है नॉर्मल, दोनों बोगी सभी TM सर्विस में रहता है और पोजीशन 1 पर 1 TM आइसोलेट हो जाता है। पोजीशन 2 पर बोगी 2 का TM 2 आइसोलेट हो जाता है और पोजीशन 1+2 बोगी 1 एवं बोगी 2 सभी TM आइसोलेट हो जाता है। ऑप्शन में दिए गए स्विच को याद रखेंगे 152 थ्रोटल फेल्योर मोड स्विच, 154 बोगी कटआउट स्विच, 160 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मोड स्विच और 237.1 विजिलेंस डिवाइस कट ऑफ स्विच है। अगला प्रश्न है 3 फेज लोको का ओवर करेंट रिले है। तो याद रखेंगे ओवर करेंट रिले OCR 78 और मिनिमम वोल्टेज रिले 86 है। याद रखेंगे MVR 86 मिनिमम वोल्टेज रिले है और ओवर करेंट रिले OCR 78। अगला प्रश्न है स्वस्थ सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। याद रखेंगे स्वस्थ सिलिका जेल का रंग ब्लू होता है अर्थात नीला होता है। जैसे जैसे सिलिका जेल मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है वैसे वैसे ये पिंक होते जाता है। अगला प्रश्न है VCD को स्वीकारने की आवश्यकता है। इंग्लिश में दिया गया है VCD शुड बी एक्नॉलेज आफ्टर। तो याद रखेंगे VCD को 60 सेकंड के अंदर एक्नॉलेज किया जाता है, अन्यथा VCD अप्लाई हो जाता है। 8 सेकंड के लिए बजर बजता है, लाइट जलती है। अगर इन 8 सेकंड के बाद भी अर्थात 68 सेकंड के बाद भी यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो VCD अप्लाई हो जाता है। अगला प्रश्न है 3 फेज लोको में कितने प्रकार के ब्रेक उपलब्ध है। याद रखेंगे 3 फेज लोको में 6 प्रकार का ब्रेक उपलब्ध है। न्यूमेटिक ब्रेक A9, SA9, इमरजेंसी ब्रेक जो कि असिस्टेंट लोको पायलट साइड होता है और DVR तथा पार्किंग ब्रेक। अगला प्रश्न है स्विच नंबर 160 की पोजीशन है।
याद रखेंगे स्विच नंबर 160 जो कॉन्फ़िगरेशन शंटिंग मोड स्विच है उसका पोजीशन 1 सामान्य अवस्था और 0 कॉन्फ़िगरेशन अवस्था होता है। याद रखेंगे 1 जब सामान्य अवस्था पर होता है तो सामान्य मोड में गाड़ी की अधिकतम गति हेतु, और जब 0 पर रहता है अर्थात कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहता है तब शंटिंग मोड अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है WAP5 का भार है। याद रखेंगे WAP5 का भार 78 टन होता है। अगला प्रश्न है WAP7 का गियर रेशियो है। याद रखेंगे WAP7 का गियर रेशियो 20:72 है। अगला प्रश्न है WAG9 का कुल भार है। याद रखेंगे WAG9 का कुल भार 127 टन होता है। अगला प्रश्न है WAG9 लोको में एयर ड्रायर लगा है। याद रखेंगे WAG9 लोको में एयर ड्रायर कैब के नीचे अंडर फ्रेम में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है ABB लोको में किस प्रकार की बैटरी लगी है। याद रखेंगे ABB लोको में निकल कैडमियम प्रकार की बैटरी लगी होती है, जबकि कन्वेंशनल लोको में लेड एसिड टाइप की बैटरी लगी होती है। अगला प्रश्न है WAP5 लोको में पार्किंग ब्रेक लगता है। याद रखेंगे WAP5 में पार्किंग ब्रेक व्हील नंबर 1, 4, 5 एवं 8 पर लगा होता है। अगला प्रश्न है अर्थिंग की प्रैक्टिस को नियंत्रित करने वाला कोड कौन सा है। याद रखेंगे अर्थिंग की प्रैक्टिस को नियंत्रित करने वाला कोड IS3043 है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट में होता है। याद रखेंगे 1 किलोवाट में लगभग 10.2 किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ ऑप्शन में उल्टा करके लिखा है MKg/F पर सेकेंड, इसीलिए बहुत लड़के नहीं टिक लगा पाए। अगला प्रश्न है जोनल रेलवे के स्तर पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जनरल कौन होता है। याद रखेंगे जोनल रेलवे के स्तर पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जनरल PCEE होता है, अर्थात प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अग्निशमन के लिए कौन सा पदार्थ अनुशंसित है। तो याद रखेंगे अग्निशमन के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CTC, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये सभी उपयोगी है। तथा एक पाउडर होता है DCP ड्राई केमिकल पाउडर, वो भी बहुत ज़रूरी है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी भी वायरिंग सर्किट में फ्यूज कहाँ लगाया जाता है। तो याद रखेंगे फ्यूज जब भी लगता है तो मेन फेज में लगता है। अगला प्रश्न कह रहा है सौर ऊर्जा चलित लाइटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी। याद रखेंगे अर्थ वायर नहीं मिलेगी, और सौर ऊर्जा चलित लाइटिंग सिस्टम में फोटो वोल्टेज सेल, चार्जर, बैकअप बैटरीज ये सब रहेगी। अगला प्रश्न है स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसका मान बढ़ाता है। याद रखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। याद रखेंगे AC को DC में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फराड किसकी इकाई है। याद रखेंगे फराड कैपेसिटेंस की इकाई है। अगला प्रश्न है किसी भी घूमने वाले यंत्र की घूमने की गति नापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे घूमने वाले यंत्र की घूमने की गति नापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इल्यूमिनेशन को नापने की इकाई है। याद रखेंगे इल्यूमिनेशन को नापने की इकाई लक्स है। अगला प्रश्न है इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा मेगर। अगला प्रश्न है इंडक्टर प्रतिरोध करता है अर्थात अपोज करता है, इसका सही जवाब होगा करंट में त्वरित परिवर्तन का इंडक्टर प्रतिरोध करता है। अगला प्रश्न है GSD कहाँ स्थित है। याद रखेंगे GSD प्रयागराज में स्थित है। जहाँ डिवीज़न का हेडक्वार्टर होता है अर्थात रेलवे मंडल होता है वहीं GSD स्थित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है जोनल स्तर पर भंडार विभाग का मुखिया कौन होता है। याद रखेंगे जोनल स्तर पर भंडार विभाग का मुखिया PCMM होते हैं। अब राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है तो हम लोग मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।